मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू। ये जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो। सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है? वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, कैसे आर और पार होते हुए पांव पकड़ने की सियासत में पहुंच चुके हैं। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे। ये कोई गलत मुतालबा भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। क्या वो सारी बातें शहबाज शरीफ साहब की मानते हैं? पहले वो अहकामात शहबाज शरीफ साहब से लेते हैं। हम किसी को मशवरा नहीं देंगे, आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहे तो डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको डीएनए के स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। आज जो सबसे पहली ख़बर है और जो सबसे पहला जो मौजू है वो है कि शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतनी बड़ी उनकी फॉलोइंग है कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जहाँ कहीं भी उर्दू ज़बान को समझा जाता है या बॉडी लैंग्वेज को समझा जाता है, वो सारा का सारा इलाका, वो सारे लोग उनके चाहने वाले में थे। और इसमें 2-3 नस्लें शामिल हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हम और हमारे जो बच्चे हैं, वो सब के सब उसकी अदाकारी पर हमेशा एक अच्छे परफॉर्मेंस का उसको शाबाश देते रहे। आज सबसे पहली हमारी ख़बर ये है। दूसरी है नवाज़ शरीफ का डोमिसाइल, असद ज़रदारी का डोमिसाइल और है, नवाज़ शरीफ का डोमिसाइल और है। ये बातें असद ज़रदारी साहब ने की हैं। आज वो पेशी थी उनकी एक मुकदमे में। फिर अफ़गानिस्तान का मामला है। तालिबान जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि हमारा जो बॉर्डर कुन्नड़ के साथ लगता है, ग़ालिबन वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं और वहाँ पे वो मोर्चे बना रहे हैं। और आज की जो आखिरी स्टोरी है वो बलूचिस्तान के हवाले से 2 अहम वहाँ पे मामलात हैं। गवर्नर बलूचिस्तान का इस्तीफ़ा हुआ है। शाहज़ैन बुगटी को प्राइम मिनिस्टर ने अपना मावन ख़ुसूसी मुकर्रर किया है। तो ये हैं आज की कहानियाँ, ये है आज की स्टोरीज़। और मैं इतना नहीं जानता दिलीप कुमार के बारे में, क्योंकि शायद मेरी उम्र अभी कम है। मुझसे ज़्यादा उम्र के मेरे दोस्त मौजूद हैं मेरे साथ, सलीम बुखारी साहब, और उनका इस पे शौक़ भी है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी है। वो जो गाने बने उनके फ़िल्मों में, उसके बारे में मैंने बस का देखा है। वो गुनगुनाते भी हैं और मैं अगर उनका चेक करूं कंप्यूटर तो सुनने को मिलते भी हैं। तो बेहतर यह है कि बुखारी साहब से हम बात करें। जी बुखारी साहब। दिल बहुत दुखी है, विद ए वेरी हैवी हार्ट दिलीप के ऊपर बात करने के लिए मेरी ज़िम्मेदारी आपने लगा दी है। देखिए, वो अदाकारी के मुग़ल आज़म थे और अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉलीवुड की फ़िल्मी कहानी उनसे शुरू होती है और उनके ऊपर ही आके ख़त्म हो जाती है। वो शहनशाह जज्बात तो इफ्तिखार साहब ने उनको कह दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में डायलॉग का उतार चढ़ाव, उसकी डिलीवरी, चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज, इसके हवाले से दिलीप कुमार की हैसियत एक इंस्टीट्यूशन और एक यूनिवर्सिटी की है, जिसमें आने वाले वक्त के तमाम हीरोज़ ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। चाहे शाहरुख हों, चाहे अमिताभ बच्चन हों, राजेंद्र कुमार हों, राज कपूर हों, धर्मेंद्र हों, जिसका भी नाम लें आप, वो अपने आप को दिलीप कुमार का शागिर्द समझते हैं और हमेशा बबांगे दोहल मानते हैं। जो इज़्ज़त उनको मिली है उसके हवाले से अल्फाज जो हैं वो उसके मोहताज नहीं है। मेरे ख़्याल से उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो सिर्फ भारत तक महदूद नहीं थी, पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान में तो वो खैर एक तरह से हाउस होल्ड नेम थे। पूरी दुनिया में उनके मद्दाहों की तादाद जो है उसका शुमार करना मुमकिन नहीं है। 2-3 बातें जो ख़ास तौर से कही जा सकती हैं वो ये कि वो हिंदुस्तान में ज़रूर रहे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उनके दिल की धड़कनें ये लफ्ज़ सुनते ही तेज़ हो जाती थी, इसलिए कि वो पैदा इसी मुल्क में, इसी के शहर पेशावर में हुए थे। और जब 1988 में वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने पेशावर उतरते ही वहाँ की ज़मीन को चूमा था, इसलिए कि उनके फोर फादर्स जो थे उनका ताल्लुक इसी सरज़मीन से था। जब वो आए थे 1988 में तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको निशान पाकिस्तान, जो एक हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, उससे नवाजा था। दिलीप कुमार की फ़िल्मों की तादाद 63 थी, जिनमें से 2 फिल्में रिलीज़ नहीं हुई थी। लिहाजा उन्होंने 60 साल के लंबे कैरियर में
सिर्फ 61 फिल्मों में काम किया। वो इतने चूजी थे, इतने सिलेक्टिव थे कि साल में एक ही फिल्म में काम करते थे। रवैये के वो ख़ास तौर पे पठान थे। जैसा कि सायरा बानो ने कहा भी है कि उनसे ये तवक्को रखना कि वो अपने किसी अमल पर माफ़ी मांगेंगे कभी हो नहीं सकता, इसलिए कि वो रविश और आदात के एतबार से एक ख़ास पठान थे। और एक बात अगर मैं और कह दूं वो ये है कि उन्होंने फ़िल्मों में अगर किसी के साथ बेटी का रोल किया है, किसी लड़की ने, खातून ने बहन का किया है या माँ का किया है, तो वो फिर ज़िंदगी भर दोबारा उसके साथ कभी रोमानवी रोल नहीं करते थे, चाहे वो कितनी ही बड़ी अदाकारा क्यों ना हो। और इसकी एक मिसाल फ़िल्म मदर इंडिया, जो हिंदुस्तान की फ़िल्म हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ़िल्म है, उसमें उन्होंने नरगिस के बेटे का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया था, बावजूद इसके कि उस वक्त उन्हें करोड़ों की ऑफ़र हुई थी वो रोल करने के लिए। दिलीप के लिए मेरे ख्याल से अगर ये कहा जाए कि वो एक बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे, इसलिए कि उन्होंने फ़िल्म के शोबे से ही नहीं बल्कि वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे 5 साल तक, और उन्हें मुंबई का मेयर भी बनाया गया था। तो उन्हें जिस भी हवाले से आप देखें वो एक बेहतरीन इंसान के तौर पर सामने आए। बहुत से पहले कि जावेद कुछ कहे, जावेद ये मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जिस जगह पे इनका घर था, जो इनकी रिहाइश है, उसको बहुत पहले से उन्होंने इसको एक तारीखी विरसा डिक्लेयर कर दिया हुआ है। जी आप कुछ कह आज रहे थे। उनकी जिस जगह वो रहते थे, उनके जो मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने आज उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की। बात यह है कि दिलीप कुमार के बारे में जितनी बुखारी साहब ने बातें कर दी, मैं तो सिर्फ 2-3 बातें करूंगा कि वो एक ऐसी अहद साज शख्सियत थे कि जो पिछले 100 साल में जिस अदाकारी के बारे में रेफरेंस लेना हो, इस मासूम अदाकार से लिया जा सकता है। तो जब उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े अदाकार हैं, तो उन्होंने कहा मैं अदाकार तो हो सकता हूँ, लेकिन जब तक मुझे कोई कहानी अच्छी नहीं देगा, जब तक मुझे डायरेक्शन अच्छी नहीं देगा, जब तक मेरे सामने जो अदाकार या अदाकारा हैं वो अच्छी अदाकारा करेंगी, तो मैं उस वक़्त तक अच्छी अदाकारी नहीं कर सकता। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा, मैं हमेशा जब कोई फिल्म ख़त्म करता हूँ तो एक बात मुझे हमेशा रह जाती है कि मैं शायद इससे बेहतर कर सकता बहुत बड़ा था। कोट है, बड़ी ये वो इतनी बड़ी बात है किसी भी इंसान बड़ापन के है, लिए इंसान का। कि बड़ापन है कि जो आज के दौर के लोग हैं, ये उन्होंने उनसे सबक लिए हुए हैं। जी अंजम, दिलीप कुमार बहुत बड़े स्टार थे, स्टार नहीं, वो रियल सुपरस्टार थे अगर किसी को कहा जाए। वो एंटरटेनमेंट के इतने अजीम फनकार थे कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी को, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और इस पूरे जहाँ पर भी उर्दू या हिंदी समझी जाती है, वो उनके अवाम को जो है वो इंतहाई गम, टेंशन और परेशानियों से निकाल कर सेकेंडों में खुशगवार और बेहतरीन मूड बना दिया करते थे। वो तफरीह का एक बहुत बड़ा ज़रिया थे। इमरान खान ने भी उस अजीम आदमी को आज खराज अकीदत पेश किया है, और इमरान ने कहा है कि अगर वो मेरे साथ ना होते तो जो हॉस्पिटल मैंने बनाया है, इसके जो बुनियादी पैसे हैं, जिसमें बुनियादी फ़ंड इकट्ठा हुआ, उसमें उनका साथ था और मुझे इसमें कामयाबी हासिल हुई। हज़रत मुझे अब जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ में नहीं आता कि जो कल दोस्त होते हैं वो दुश्मन कैसे बनते हैं, और फिर जब दुश्मन बन जाते हैं तो इस बात का एहसास नहीं करते कि वो दोस्त थे। मसलन नवाज शरीफ के डोमिसाइल को ज़ेर बहस लाए हैं पाकिस्तान के साबिक़ सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी। मुनासिब नहीं था। हमें डोमिसाइल की बात नहीं करनी चाहिए। हम सब के पास और ख़ास तौर पर सियासतदानों के पास एक चीज़ है कि ये अपनी सूबाई डोमिसाइल से बढ़ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये अपने आप को किसी एक सूबे के साथ मुंसलिक ना ही करें इस तरीके से तो मुनासिब है, वरना जो पैगाम नौजवानों को जाता है, जो लोगों को जाता है, वो अच्छा नहीं है। अब मसला है कि नैब का, आज कुछ ऐसी बातें हुई नैब में पेश हुए, इन पे कहा गया कि जी आपके पास एक
अपार्टमेंट है अमेरिका में, उसको आप बता नहीं रहे, पर उनकी ज़मानत होगी उस मसले में। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ़ की भी ज़मानत हो गई है, और तीसरी तरफ एहसन इकबाल जो है उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था वो सबूत न होने की बिना पे खारिज कर दिया गया। सवाल है कि ये नैब कर क्या रहा था। अब ये तीनों शख्सियात जो हैं, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, एहसन फेडरल मिनिस्टर रहा है, ख्वाजा आसफ़ फेडरल मिनिस्टर रहा है, ये हो क्या रहा है। तो फिर मजबूरी है मुझे ये बात कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है कि जो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इस अदारे के ज़रिए, वो काबिल कबूल नहीं है। और मुझे एक फ़िक्रा इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। उन्होंने कहा है कि इस अदारे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस अदारे का वजूद भी नहीं होना चाहिए। इस किस्म के फैसले का फ़ायदा क्या है? कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप इस मुल्क का, इस मुल्क के पैसे का, इस मुल्क की प्रोसिक्यूशन का। लोगों के जहनों में आपने एक ऐसी कन्फ्यूजन डाल दी है, ये करप्ट हैं, ये बेईमान हैं, ये चोर हैं। लेकिन जब अदालत में जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। तो मैं महसूस करता हूँ कि आसिफ साहब को भी चाहिए था कि डोमिसाइल वाली बात ना करें, और उनके बेटे ने भी कश्मीर के इंतखाबात में इससे भी बढ़ के बातें की हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और इसके क्या असरात होते हैं। जी, इस पर मुझे बात करने दें भाई। बात यह है कि जब सूबे की बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कराची से कराची से ताल्लुक रखने कौन कर रहा है? सुन बात तो सुनो, सवाल कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ कौन कर रहा है? जब रियासत के इदारे जो हैं, कौन सा इदारा? वो किस इदारे ने, अंजुम साहब, किसने डिस्क्रिमिनेशन किया? आप वाज़ेह तौर पे बात किया करो। टारगेट हमने क्यों बात कर रहे किया, हैं? आप वाज़ेह तौर पे बात करो। कौन सा इदारा कर रहा है? बात करने देंगे। हाँ, एक करें, एक इदारा करें, नहीं है, हाँ। एक इदारा नहीं है, कौन? और भी है। मसलन एक तो ये कि उनके खिलाफ जो मुकदमा बनता है वो सिंध की बजाय वो इस्लामाबाद में और पंजाब में बनता है, और नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा पंजाब का है तो पंजाब कौन बनाता है? एक कौन बनाता है? नवाज, अच्छा, एक सेकंड, कौन बनाता नवाज है? शरीफ मरियम जाके अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नैब कोर्ट में उधर पेश होती रही हैं। हाँ, इसमें क्या नवाज बात शरीफ के खिलाफ जो तैयारा केस था कराची में ट्रायल हुआ जो था। पनामा केस कराची किधर में हुआ था? ट्रायल वो भी उधर हुआ था। कराची में। आओ सुन तो लेना। आओ नहीं भाई, हुआ था या नहीं हुआ था? पिछले पीरियड में अदालतों के जितने फैसले आए उनमें से अक्सर जो है वो पीपल्स पार्टी के आज खिलाफ आए जमानत हुई है, और इनकी हिमायत में आए। और अंजुम साहब एक बात समझें, ये नेशनल लीडर हैं, इनके केस मैं ये समझता हूं अगर ये नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं तो इनके केस किसी भी सूबे में होने लेकिन चाहिए। कि ये अगर- आप हाँ, कौन सी सूबों की बात कर रहे लेकिन ये हैं? है जब कि- ये सदर बनते हैं बात तो तो सुना, उस तो वक्त पहली किसी बात- सूबे के सदर बनते हैं, भाई बात पाकिस्तान यह के है कि सदर बनते हैं। आप डोमिसाइल की बुनियाद पर जब डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, किसने की है? अच्छा मैं बताता हूँ, हाँ। मरियम नवाज ने, और वो जो फौज के खिलाफ और फौज के सरबराह के खिलाफ फिर क्या जो हुआ? बयानिया दिया था, तो भुगत वो रहे हैं ना बयानिया वो। सुने- वो भुगत रहे हैं। वो इन्होंने कहा कि उस पे खड़े रहेंगे, और फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट फौरी तौर पे खत्म कराएंगे। नहीं तो फिर- आप क्या समझ, फिर बाद में शहबाज शरीफ अब कह रहे क्या हैं कह रहे हैं? कि नवाज शरीफ को अपना बयानिया तब्दील करने के लिए उसके पाँव भी पड़ लेंगे। वो और तो भाई अपने नवाज भाई की बात कर रहे हैं यार। सुन एक तो- पार्टी अपना मौकफ चेंज नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती क्यों? भाई। हम कोई भाई बात कर सकते हैं। इसी को डील कहते हैं। ना डील नहीं होती, ये होती है वही बात जो मेरा दोस्त कलाबाजी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ना कलाबाजी। जो मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर करता है, यू टर्न। यार ये देखे सियासत में U-turn होते हैं। नवाज शरीफ को लाया इसलिए गया था कि वो बेनजीर को और जमहूरियत का रास्ता रोके, मार्शल और बाद में भी मार्शल बात हम कुछ कर रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप बता कहानियां सुनाने बैठे आए नहीं। आज बात करें आज की जो बात हो रही है, माजी में चलेंगे तो माजी में बड़ा खतरनाक होगा, और माजी में ऐसी बातें भी आएंगी जो मुनासिब नहीं होंगी। इन्होंने जमहूरियत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ ने मार्शल के एजेंट के तौर पर जितना, और भाई जनाब, बात मुझे ये है इजाजत कि है बात करने वो नजरियाती हो गए, और साथ ही मैं किसी को नजरियाती नहीं कह रहा, मिल गए। मैं किसी को नजरियाती हमेशा नहीं कह रहा, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि डोमिसाइल की बात मैं मत agree। करो। धोखा दिया, पाकिस्तान की धोखा सियासत दिया, में कोई हमेशा- नजरियाती नहीं है। हमेशा धोखा दिया किसको नवाज शरीफ धोखा ने। दिया? जमहूरियत को धोखा दिया, पीपल्स पार्टी को धोखा दिया, इस मुल्क के अवाम को धोखा दिया। सबर आ गया आपको? नहीं इस पे आप ऐसे मुझे क्या- गुजारिश कर लेने ऐसी देना, क्या बात मुझे है? भी बोल लेने देना। रिलैक्स। देखिए गुजारिश ये है, 2-3-4 हवाले हमें बड़े ज़हन में रखने चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि नवाज शरीफ फ़ौज की पैदावार था, माशाल्लाह की पैदावार था,
तो ज़रा बात भुट्टो साहब से शुरू कर लें अगर, तो ज़रा बुरा तो नहीं लगेगा आपको अगर मैं ये कहूँ कि वो भी किसी मिलिट्री के डिक्टेटर को डैडी कहता था? खामोश होकर सुने मेरी बात, अब मुझे बात करने लड़के आया था मुझे बात कर, मुझे बात, ये भी लड़के आया, इसने उसके बाद 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लड़ाई की, 3 दफा हर इलेक्शन से मिलकर जीता। सियासतदान अब आप बात करने देंगे उसी मुझे या रास्ते नहीं से करने आते हैं। देंगे? भाई आप जब हैव द पेशेंस टू लिसन। मैं चुप करके सुनता रहा आपकी बात। सुनाए आप सुनाए एक बात, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक गलती कर रही है जिसको उसे इदराक नहीं है। ये वही पीपल्स पार्टी है ना जिसकी बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ बैठ के मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। दे आर इन ए डिनायल मोड ऑफ देयर ओन लीडर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलने दे अभी आप चुप कर दें ना, अभी ना बोले। दूसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ को वापस आने का मशवरा देके जिस तरह से पीडीएम का तबाही और बर्बादी की है, एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है उनके इस जुमले की वजह से इसलिए चली गई कि उनको अपने लिए फेवर करने के लिए फ़ौज के कहने पर ये कहना पड़ा, और ये अमल जो है आने वाले दिनों में आप पर वाज़े हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो बिलावल साहब ने कहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो पाँव पकड़ने के लिए तैयार है वज़ीर आज़म बनने के लिए। उन्होंने तो यार सुन लेना अब आप, उन्होंने किसी के पाँव पकड़ने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था मैं अपने भाई के पाँव पकड़ूंगा और नेशनल इंटरेस्ट में। प्लीज मत बोले। नहीं, जो फैक्ट वाली बात है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अंजुम साहब, बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं, चेंज करने के लिए बुखारी साहब ठीक बात कर रहे हैं। ये आप अल्फाज अपने उनके मुंह में डाल रहे हैं। उसने कहा था नेशनल इंटरेस्ट में अगर भाई के पाँव पकड़ने पड़े तो पकड़ लो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ताना दिया हलवा, ओ यार सुन तो लो ना यार, बिलावल साहब ने ताना दिया हलवा पूरी खाने का, ये किसी और ने नहीं खाई थी। ये उनके वालिद बुजुर्गवार पंजाब हाउस भी गए थे हलवा पूरी खाने, जाती उम्रा भी आए थे हलवा पूरी खाने के लिए। फिर उन्होंने कहा आर पार की सियासत इन्होंने ऐलान किए थे। अभी बिलावल इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ आर एंड पार। आपको भी पता है, इनको भी पता है, इन्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो अभी ज़रा थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए उनको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने आज फजलुर रहमान को भी टारगेट किया है, उन्होंने आज मरियम नवाज़ को भी टारगेट किया है। ये उनका हक बनता है एज ए पोलिटिकल लीडर, ही लीड्स ए पार्टी, ही कैन डू दैट। लेकिन फिर तड़पना और मचलना नहीं चाहिए जब दूसरी तरफ से फायरिंग आती है। तो जब बैठ के दूसरे लोग बोलते हैं उस वक्त भी फिर उसी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। एक बात और मैं फिर बार बार कहना चाह रहा हूँ इसको, वो ये है कि उन्हें जो मारूजी हालात हैं इसको मद्देनज़र रखना होगा। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी पार्टी कोई नहीं रही। आपको भी पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप कहें तो मैं आपको रिकॉल करके इवेंट से लेकिन एक बात ऐड कर दूं, आप चले जाएं एक बात के साथ। पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो से लेके आज तक जो मैंने देखा, सुना और ऑब्जर्व किया, तमाम के तमाम लोग पिछले रास्ते से कोशिश करते हैं, रखते और उसी तरह चलते हैं। अच्छा यार, मैं बात मैंने ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि डोमिसाइल की बात करना, डोमिसाइल का सुबाइयत को नहीं होनी चाहिए, गलत है, क्योंकि ये सुबाइयत को उभारने वाली बात है। और मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे बहुत हमारे एक दोस्त ने ऊंची MRD का बनना इस बात का बयान सबूत है कि मुल्क के अंदर जो मारूजी सियासी सूरत होती है उस पे सियासतदान फैसले करते हैं। वो लोग थे, भुट्टो के कातिल थे, जिनके साथ भुट्टो के ख़ानदान ने इसलिए बात करने की कोशिश की कि वो निकलना चाह रहे थे जिस दलदल में वो फंसे हुए थे। वाज़ेदात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। तारीख़ ने एक बात फिर साबित की है, हर मुल्क का अपना मुफाद होता है, उसके कोई नज़रियाती मुफादात हर वक्त नहीं दूसरों के साथ मिलते। ये हमारा ही मुल्क के क़यादत है, ये हमारी मुल्क में एक सोच है कि अमेरिका मदद करने आ गया रूसियों के ख़िलाफ़, सोशलिस्टों को निकालने के लिए, कम्युनिस्टों को निकालने के लिए, उस खिते को बचाने के लिए। अब वही जा रहा है और कल से उसने कुछ अड्डे खाली किए हैं और इतनी खामोशी में किए हैं, रात के अंधेरे में। अब वहाँ पे क्या हो रहा है? भुगतान तो शायद हमें भुगतना होगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर वहाँ पे है, हमारा और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर एक है। और जिस तरीके से तालिबान जो हैं, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका की बालादस्ती के ख़िलाफ़ लड़ते रहे
और अमेरिका के बनाए हुए जो सिस्टम है अफगानिस्तान का उसको वो मानते नहीं हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ चित्राल और दीर के पिछले इलाके में कुन्नड़ में वो इकट्ठे हो रहे हैं। जी जावेद साहब, क्या सूरत हाल होगी? बात ये है खान साहब, जो आपने बात की है कुन्नड़ वाले इलाके, ये सिर्फ कुन्नड़ नहीं है, पूरे अफ़गानिस्तान में ही जो तालिबान जिस तरह मूव कर रहे हैं और पिछले जो 30 दिन के अंदर अंदर वो तकरीबन 200 डिस्ट्रिक्ट के से ज़्यादा के करीब कैप्चर कर चुके हैं। और इसमें जो खूबसूरत बात देखने की है, माजी से ज़रा मुख्तलिफ काम हो रहा है इस दफ़ा अफ़गान जो तालिबान हैं इनको लड़ना नहीं पड़ रहा। जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं मोस्टली इन्होंने अभी तक मेजर सिटीज़ जो उनको टारगेट नहीं किया, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जो खुद ब खुद सरेंडर करते जा रहे हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ हो रही है। और दूसरी डिफरेंट चीज़ ये हो रही है कि इस दफ़ा जो तालिबान हैं वो साथ साथ पीस एग्रीमेंट भी करते जा रहे हैं। जैसे उज़्बेक हैं और ताजिक हैं, उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं। जिस तरह माजी में आपको पता होगा ईरान के साथ इनकी मुखालफत थी, उधर भी उन्होंने डेलीगेशन अपना भेज के उनको भी ऑन बोर्ड कर लिया। जिस तरह आपने देखा कि माजी में इंडिया के साथ भी इन्होंने सलाम दुआ शुरू कर दी। और इसी तरह अब जो नई चीज़ ये करने जा रहे हैं, इन्होंने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है अफ़गान हुकूमत को कि हम 30 दिन के अंदर अंदर आपके साथ एक पीस एग्रीमेंट बना रहे हैं जिस पे हम आपसे निगोशिएट करेंगे और उस पर सेटल करेंगे। और उधर डायलेमा क्या हो रहा है कि इधर अफ़गान हुकूमत और अमेरिका दोनों एक लाइन पे नहीं है। उन तालिबान अमेरिका ने जो बेस खाली की उसका रिजल्ट क्या आया कि तालिबान जो अफ़गान हुकूमत ने इल्ज़ाम लगा दिया जी कि आपने हमें बताया कि बडग्राम बेस खाली कर दी, जबकि उन्होंने कहा जनाब हमने आपको 24 घंटे पहले नोटिस दिया था। तो इवेंचुअली जो सिचुएशन बिल्ट हो रही है वो ये हो रही है कि तालिबान हुकूमत भी, जो अफ़गान हुकूमत भी सरेंडर कर रही है, अमेरिका भी लीस्ट इंटरेस्टेड हो गया, इसे रिमोट तरीके से चलाना चाह रहा है और पाकिस्तान हालात को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। नहीं, बहुत मुनासिब गुफ्तगू उन्होंने की है। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। एक तो आपने बात की थी जब आप मुतारफ़ करा रहे थे ये मौजू कि अमेरिका जो है वो वहाँ से निकल रहा है। अमेरिका की एक हिस्ट्री आप देखें, वो हमेशा जंगों में गया है बग़ैर किसी एग्ज़िट स्ट्रेटजी के, और हर जगह से जूतियाँ खा के निकला है। चाहे वो वियतनाम है जहाँ 18 साल तक वो लड़ता रहा, चाहे वो इराक़ है जहाँ 10 साल तक वो लड़ता रहा, और अब अफ़गानिस्तान है जहाँ 15 साल से लड़ रहा है। तो एक तो इस वजह से उनको हमेशा हज़ीमत उठानी पड़ी है, जूतियाँ खानी पड़ी हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जहाँ कहीं से उसको शिकस्त हुई है, फिर उसने इंतकामन जितने भी एंटी इम्पीरियलिज्म के स्टॉक उनको उन्होंने बेदर्दी के साथ जिस तरह से इक़्तिदार से हटाया और फिर उनकी ज़िंदगियाँ ली। मैं मिसालें दे सकता हूँ, बेपनाह नाम है अहमद बेला से शुरू हो जाएँ, भुट्टो पर आ जाएँ, भुट्टो से शुरू हो कज़ाफ़ी पे आ जाएँ, कज़ाफ़ी से सुकारनो से सद्दाम हुसैन, ये सारे एंटी इम्पीरियलिज्म के मीनार थे जिनको उन्होंने एलिमिनेट किया है। अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करने के लिए 2-3 चीज़ें जो हैं, एक तो जिस रफ्तार से तालिबान फतूहात हासिल कर रहे हैं, काबुल पर कब्ज़ा जो है वो घंटों की नहीं तो दिनों की बात है, इसमें हफ्ते और महीने नहीं लगेंगे क्योंकि वो इस बर्क रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टेक होल्डर हैं इस रीजन में दूसरे, जिनमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि तालिबान के जो वफद है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ज़रीफ से मिला है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ। और जो एक हौसला अफजा बात है वो ये कि तालिबान की क़यादत की तरफ से ये तासुर दिया गया है, या यूँ कह लें कि ये इंदिया दिया गया है कि वो इस मरतबा अमूर सल्तनत माजी से सबक सीख के बेहतर अंदाज में चलाएंगे। यानी वो जो कुछ, चाहे वो बामियान में बुद्धा का मुजस्समा तोड़ना हो, चाहे औरतों को संसार करना हो, इस तरह के, यानी इन नामों के साथ तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस दफ़ा हम अमूर सल्तनत चलाएंगे। ये बहुत इनकरेजिंग बात है। पाकिस्तान चूँकि वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर है, लिहाजा इसकी क़यादत पर यह वाजिब है कि वो फैसले करे जो कौम के मुफाद में हो। ऐसा कोई फ़ैसला ना करे जो किसी के प्रॉक्सी वार के तौर पर हम किसी और की यानी मदद करने के तौर पे करें, क्योंकि हमने माजी में इस पर नुकसान उठाया है। जब इससे पहले कि हम बात करें, मुझे आपकी बात से एक अल्लाह खैर अच्छा मेरा दुरुस्त ना हो, मैं देखता हूँ कि इमरान खान का जो पिछले 1-2 महीने से स्टांस है इस सारे मामले पर, वो जो एक नेशनलिस्ट अप्रोच जो उसने अडॉप्ट कर ली है, ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका की कोई मदद मैं नहीं करूँगा और ना ही मैं अपनी सरहद को और अपनी ज़मीन को तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दूंगा, ना ऐसा होगा और ना मैं किसी ऐसे मामले में आऊँगा।
ये ना हो कि इमरान को इस सारी सोच का नुकसान उठाना पड़े। अच्छा नहीं, इमरान ने ये कहा है कि मैं अड्डे नहीं दूंगा, इसके अलावा अमेरिका से दुश्मनी का या जंग का ऐलान नहीं किया इमरान खान ने। अब जो अफ़गानिस्तान है वो मल्टी एथनिक, उसमें अज़बुक हैं, ताजिक हैं, तुर्कमानी हैं और दूसरी ज़बानें बोलने वाले हैं, और पिछली दफ़ा जो है वो फ़िरका वाराना बुनियादों पर ज़ियारत में, बामियान में और बहुत सी जगहों पे कत्लेआम करता रहा है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मेरे ख़्याल में बहुत पॉजिटिव है, पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव है कि ईरान की कोशिश ये है कि तालिबान को एंगेज करके इसको जो है फ़िरका वाराना कत्ल गारत से किसी तरह से रोका जाए। और अगर फ़िरका वाराना कत्ल गारत से अगर तालिबान रुकते हैं और बाकी लिसानी कत्ल गारत से भी बाज आते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, ईरान को भी होगा, क्योंकि ईरान भी उतना ही पड़ोसी है जितना अफ़गानिस्तान है। लेकिन ये एक करेक्शन बहुत ज़रूरी है। 3 साल तक तालिबान की हुकूमत रही थी, उनके दौर में कोई फिरका वारियत नहीं हुई थी। बामियान में कत्लेआम उसी उनके दौर में नहीं हुआ, आप उनके दौर में नहीं हुआ, और एक चोरी नहीं हुई, आप कत्लेआम हुआ, कत्लेआम नहीं भाई, उनके दौर में नहीं वाराना बुनियादों पर उनके दौर में तालिबान ने किसी, और इस दफा तो वो बिल्कुल एक चीज भी स्पेयर नहीं कर रहा है, भाई बात किसी को कोई मौका भी नहीं दे रहा है कि अगर वो वहां पर एक एग्रीमेंट के तहत हुकूमत नहीं होती है और वहाँ खाना जंगी रहती है, जिसका इम्कान जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी कह चुका है, पूरी दुनिया भी कह चुकी है। अगर ये नहीं मैं ब्रेक पे जा रहा हूं और लुकमा ना दें। अगर जो है वो खाना जंगी होती है, सिविल वार होती है, पाकिस्तान तो मुतासर होगा, लेकिन पूरी दुनिया भी जो है वो इनका बाइकआउट करेगी और उसमें पाकिस्तान पे लोड और हो जाएगा, क्योंकि हमें कबूल करना है इनको। जी ख्वाजात, जो बात है ये फ़िरका वारियत की, मैं नहीं समझता कि फ़िरका वारियत वहाँ का कोई बेसिक इशू है। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। इमरान खान बहुत बुनियादी फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटे में गए और कहा कि मैं उन लोगों से बात करने को तैयार हूं जो अस्करियत पसंद हैं, जो अस्करियत सोच रखते हैं, जो अलहदगी पसंदी के सोच रखते हैं, मैं उनसे भी बात करने को तैयार हूं। मैं उनको, उन अस्करियत पसंद लोगों को मेन धारे में लाना चाहता हूं। और फिर उस फैसले की खातिर उन्होंने आज एक फ़ैसला किया कि शाहज़ैन बुगटी MNA जो तलाल बुगटी के साहबजादे हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी सरकारी तौर पे दे दी है कि वो ये राब्ता कार का भी काम करेंगे, उनसे डायलॉग भी करेंगे, उन्हें बुलाएंगे भी, उन्हें मिलेंगे भी। ये एक अच्छा है। उसके साथ एक और फ़ैसला जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था वो भी तय हो गया। वो था गवर्नर बलूचिस्तान का इस्तीफ़ा हो गया। नया गवर्नर जब मुमकिन है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हो उस वक्त तक नया गवर्नर भी आ गया हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो आगे भी जा सकती हैं। मालिक ने भी कोशिश की और उस वक्त का जनरल कादर बलोच ने भी कोशिश की। उससे पहले ताज जमाली ने कोशिश की मरी को अफ़गानिस्तान से लाने की। देखते हैं मामला कैसे जाते हैं। जी अंजम। देखो, पिछले 3 दिनों में इमरान खान ने कहा कि मैं अस्करियत पसंदों से बातचीत सोच रहा हूँ, और कल जो है वो इमरान खान के वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम अस्करियत पसंदों से गुफ्तगू के एजेंडे पे गौर कर रहे हैं। और आज जो है वो गवर्नर बदल गया और शाहज़ैन बुगटी को जो है उसमें लगा दिया। प्रैक्टिकली ये सारी बातें इस बात ये साबित करती हैं कि अस्करियत पसंदों से इनकी बातचीत शुरू हो चुकी है। एजेंडे का जिक्र बाद में आया, पहले बात शुरू हुई है। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा जो है वो बहुत सिंपल सा है कि ये जो आज़ाद बलूचिस्तान या अलहदा बलूचिस्तान की बात तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकती, ना ये सुनी जा सकती है। बाकी जो है वो बलोचों की नौकरियों का कोटा, बलोचों को दूसरे सूबे में स्कॉलरशिप देना, और बलोचों को जो है वो ग्वादर में जो है गैर बलोचों को वोट के हक के बारे में, इन सब बातों में बात हो सकती है। रॉयल्टी, गैस की रॉयल्टी, तेल की रॉयल्टी, दूसरी बदियात की रॉयल्टी में इजाफा भी हो सकता है। ये हर चीज़ पे बात हो सकती है। और डायलॉग्स के ज़रिए अगर यहाँ पर अमन आ जाए तो इससे खुशखबरी की, और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं होगी। एक मिनट, बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं खानफ कलात बैठे हुए हैं, बख्तार दुमकी बैठे हुए हैं, और हरबियार मरी बैठे हुए हैं, बरामदाद बुगटी बैठे हुए हैं। ये सारे लोग जो हैं, और अल्लाह नज़र हैं,
इन ये वो लोग हैं जिनसे बातचीत हो सकती है। बात और ये, अगर ये बातचीत हो जाए तो मैं मुबारक हो पाकिस्तान, बातचीत- पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि अगर यहाँ पर अमन आ जाए। अगर देखिए जावेद, इससे पहले कि आप आगे जाएं, बातचीत उस हर शख्स से हो सकती है जो आईने पाकिस्तान मैं यही को बात करना चाहता तस्लीम करता है, वो ये उसका सबसे मुल्क अहम है, चीज़ है, खान वो साहब, ये बात उसका ये मुल्क है और आए अपने हकूक का मुतालबा जब करे, हकूक ले। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था तो उसमें एक शिक डाली थी कि जो लोग जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं आप उनसे बातचीत करेंगे। उसमें भी आपने 2 ग्रुप्स बना लिए थे कि जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में रह के पाकिस्तान के मुतल्लक बातचीत करके अपने जो रिजर्वेशंस हैं उन पे बात करते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। प्रॉब्ली जो इमरान खान ने अब बात की है ये भी वही बात है, आइन की हदूद में रह के। अब देखने की चीज़ क्या है कि आपने क्या डॉक्टर अब्दुल मालिक को ऑन बोर्ड लिया है, एक दूसरा क्या आपने सरफराज बुख्ती को ऑन बोर्ड लिया। जब आप बरामदार बुख्ती से बात करेंगे तो आपको पता है सरफराज बुख्ती का क्या रिएक्शन होगा। जब डॉक्टर अल्लाह नज़र से बात करेंगे तो आपको पता है डॉक्टर अब्दुल मालिक का क्या रिएक्शन होगा। देखने की चीज़ है, ये इतना आसान नहीं है। माजी में भी होती रही है ये एफर्ट, अभी भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह शाहज़ैन बुख्ती साहब की अपॉइंटमेंट की गई है मुझे इसमें कोई इतनी सीरियसनेस इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि शाहज़ैन बुख्ती का बुख्ती ट्राइब से होना एक अलहदा चीज़ है, उसका असर व रसूख होना एक अलहदा चीज़ है, और बुख्ती ट्राइब के रेफरेंस से बाकी कबाइल के साथ बातचीत करना, जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ बातचीत करके ऑन बोर्ड करना और चीज़ है। क्यों? हर कबीले की हर अपना वतीरा, उनका अपना तरीकाकार है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं ये समझता हूँ इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से ना किया गया तो एक ग्रुप को ऑन बोर्ड करते करते हम दूसरे बोर्ड को आउट ऑफ बोर्ड ना कर दें। देखिए, गुजारिश ये है कि अफ़गानिस्तान की तरह से बलूचिस्तान का इलाका भी बहुत ही नज़ई हालात से दो चार है, और आज से नहीं है, बड़े तवील अरसे से है। मैं बिल्कुल इसमें कोई मुझे यानी शक नहीं है कि बलूचिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतों के निशाने पर है। 2 वजूहात हैं उनकी, एक सी पैक है और दूसरी बड़ी वजह उसका ईरान के साथ बॉर्डर का मिलना है। यहाँ पर ब्लैक वाटर और जिंदुल्ला जैसी तंजीमें जो हैं वो मुतहर्रिक रही हैं, जिसने पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को भी ज़ोफ़ पहुँचाया। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब वाकई सीरियस हैं कि इसके मसाइल को हल किया जाए तो उसके लिए जैन भुगती इज़ टू यंग ए पर्सन टू हैंडल। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर मालिक साहब या अल्लाह नदर साहब जो हैं वो इसकी बात सुनेंगे जो तिफले मकतब है उनके सामने। इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें ये ज़रूर समझना चाहिए कि बलूचिस्तान के हालात और मामलाजात इतने आसान तरीके से काबू में आने वाले नहीं हैं। वाक़ियत पसंद हो या नेशनलिस्ट हो या अलहदगी पसंद हो, जैसे जो मर्जी नाम आप उन्हें दे लें, मगर उनकी हैंडलिंग हैज़ टू बी एट ए वेरी सीनियर लेवल। एक तो बात यह है, लेकिन आगाज़ तो अच्छा हुआ है। देखिए, आगाज़ होना भी बड़ी बात है। देखिए, आगाज़ तो माजी में भी हर लीडर ने, चाहे वो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान हो जरदारी साहब की तरफ से, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना हो नवाज शरीफ की तरफ से, ये ऐलानात तो थे। लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ? जनरल मुशर्रफ ने लार्जेस्ट अमाउंट जो है 42 बिलियन रुपीस बलूचिस्तान को दिए गए, कहाँ गए? जमीन पर एक पैसा नहीं लगा, वो सरदारों में बट गए। ये जो पॉइंट है ना आपका बुखारी साहब, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं। जब तक आप इन फंड्स को गरीब आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे, लोकल बॉडीज, उस वक्त तक इसकी जो बातें आप करते हैं लोकल बॉडी। इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ आज के प्रोग्राम के लिए, मैं एक बात आप सब दोस्तों से करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में आप वाक़यात देख रहे हैं ख़वातीन की बेहुरमती के। गली में लड़की जा रही है, मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उसकी बेहुरमती करके चला जाता है, और जो मुकामी तगड़े लोग हैं वो औरतों को बरहना कर रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं बरहना होने पर, और वो उनको कोई झुटला नहीं सकता। वीडियोस मौजूद हैं। मैं इस पे आपका इनपुट चाहूँगा, एक आधे मिनट के लिए क्या करें। यार, एक तो बात यह है कि ये जहनी तौर पर एक बीमारी है जो पाकिस्तान इसको सजा होनी चाहिए बीमारों को। हाँ, असल में इसका तरीका ये है कि इनको फौरी तौर पर सजा हो, इनको पकड़ा जाए और इनके दूसरे हल भी निकाले जाए। यहाँ पर जो है औरतों के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा जज्बात है, इसको रोकने की कोशिश नहीं, जज्बात नहीं है अंजम, आप देख नहीं रही हो। एक लड़की स्कूल से जा रही है, घर जा रही है, काम से जा रही है, गली वीरान है, एक मोटरसाइकिल वाला आता है, वो बदमाशी करके चला जाता है। मैं उन महल्लेदारों से भी पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें तो पता है वो बंदा कहाँ का था, और उसने जाके कहीं ना कहीं जो शो मारी होगी ना कि मैं ये कर रहा हूँ, उसको
को वहीं जूतियां मारनी चाहिए। एक मिनट, औरतों के खिलाफ हमारा बयानिया भी है, उसको भी तब्दील होना चाहिए। हमारा मैं एक चीज़ बताऊं बस, इसमें चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं ये समझता हूं कि हमारी फैमिलीज़ को, हमारे बड़ों को तरबियत करनी चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों को उनको समझाना चाहिए और उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। मुख्तसरन मैं इसके ऊपर अर्ज़ कर दूं आपसे, हम अपनी माओं पर जान देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बहनों के लिए ज़िंदगियां लेने पर आमादा हैं, हम बेटियों के लिए सितारे तोड़ के लाने पर आमादा हैं, लेकिन हमारे माशरे ने आज तक औरत की इज़्ज़त करना नहीं सीखी है। जब तक ये नहीं होगा ये वाक़यात होते रहेंगे। अगर इन वाक़यात करने वालों को हमने निशाने इबरत ना बनाया तो लोग इनकरेज होते रहेंगे और औरत की तज़लील और बढ़ती रहेगी। ये मुआशरा जिसे हम इस्लामी मुआशरा कहते हैं, इसमें सबसे पहले फंडामेंटली हम हर फ़र्द को औरत की इज्जत करना सीखना होगा। पाकिस्तानी मर्द की तरबियत बहुत ज़रूरी है, माँ को चाहिए मर्द की तरबियत करें। जो बात बुखारी साहब ने कही, मैं आखिरी दफ़ा ये बात आपसे तवक्को करता हूँ, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके इलाके में जो वाक़या होता है वो आपके इल्म में होता है। बुज़दिली न करें, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। आज ये किसी की बेटी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कल आपकी बेटी के साथ भी ज़्यादती होगी। तो हमें मुहाज बनाना है इन बदमाशों के ख़िलाफ़ और इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवानी है। यही समाज का फ़ैसला होना चाहिए। कल मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।